हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे जीव जनन किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में फुल चर्चा करते हैं। गाइस, इसमें हमने बहुत चित्रों डायोग्राम का भी प्रयोग किया है, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से समझ सकें। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं जीव जनन। गाइस, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो या मेंस हो, ये सभी के लिए सफिशेंट रहेगा। या बोर्ड एग्जाम होगा, इस क्लास 10th का जो जीव जनन का चैप्टर है हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, जो कि गाइस सभी के लिए उपयोगी होगा। तो गाइस, देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं और जीव जनन की प्रक्रिया यदि ना हो तो क्या। गाइस देखिए, जीव जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो गाइस, इसमें क्या लिखा है, सभी सजीव, जितने भी गाइस सजीव हैं वो सभी क्या करते हैं, अपनी ही हूबहू आकृति का एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। उसी को हम जीव जनन कहते हैं, रिप्रोड्यूशन कहते हैं। और यही कारण है गाइस कि हमें बहुत सारे जीव हम देखते हैं निश्चित टाइम के बाद सभी सजीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी गाइस उनकी प्रजाति खत्म नहीं होती है। और यदि यह जीव जनन की प्रक्रिया ना होती तो हमें बहुत सी प्रकार प्रजाति गाइस अभी देखने को भी ना मिलती। जैसे गाइस हम देखते हैं मानव हैं, और मानव की भी गाइस मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु होने के पहले वो एक न्यू बॉर्न गाइस बेबी को जन्म दे चुका होता है ना। इसी प्रकार गाइस हर आम हो, पेड़ हो गाइस, एनिमल हो या मानव प्रजाति हो, कोई भी प्रजाति हो, वो क्या करता है, सभी सजीव क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीवों का निर्माण करते हैं। इस बात पर ध्यान देना, वो गाइस सजीव तो बनाते हैं, ये नहीं होता है गाइस कि मानव का बच्चा भेड़ बकरी हो जाए, नहीं होता है ना। तो इसका क्या कारण है कि वो अपने ही जैसे सजीव उत्पन्न कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो गाइस देखिए, वो अपने ही जैसे सजीवों का निर्माण गाइस, इसका मेन कारण आपको बताते हैं, ये डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है, जिसमें आनुवांशिकता के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण सभी सजीव हूबहू अपने ही आकृति का एक और नए बच्चे का गाइस जन्म देता है। देखिए, जैसे गाइस अब ये डीएनए पाया कहाँ जाता है, क्वेश्चन ये उठता है। तो गाइस इसमें देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से बना है। देखिए, और कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं गाइस, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र के डीएनए, गुणसूत्र में ही क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, जो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो डीएनए होते हैं, डीएनए की प्रतिकृति बनाने की कोशिका रासायनिक क्रिया कहते हैं, प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए अपनी ही रासायनिक क्रिया के तहत गाइस अपनी ही प्रतिकृति बनाते हैं। जिस प्रकार गाइस मानव गाइस अंडाणु कोशिका होती है, जनन कोशिका क्या है, मादा की तो अंडाणु है, और नर की क्या है, जो शुक्राणु वगैरह हैं गाइस, तो वो अपनी उसमें गाइस क्या होते हैं, कोशिका का विभाजन होता है, डीएनए का दो भागों में दो अपनी ही प्रतिकृति बनाते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण एक प्रतिकृति अपने पास रख लेते, मतलब कि उनके पास होती है, और दूसरी जो बनाते हैं गाइस, तो वो देखते हैं अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से ही नए बेबी का भ्रूण का जन्म होता है मानव में। इसी प्रकार की गाइस इसमें तो लैंगिक प्रक्रिया हुई, लेकिन डीएनए ही होता है सभी जीवों में क्या, आनुवांशिकता का वाहक, अपने ही जैसी रूप बना पाते हैं। सो गाइस, इसमें हम डायोग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, ये है कोई कोशिका है। कोशिका क्या करती है गाइस, हमने यहाँ पे देखा, ये गाइस कोशिका है, और कोशिका में हम देखते हैं ये है गाइस केंद्रक। यहाँ पे होते हैं गाइस गुणसूत्र। जैसे मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं गाइस, अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे होते हैं गाइस, ये डीएनए होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 23 जोड़ी डीएनए होते हैं मानव के शरीर में, मतलब कि 46 टोटल डीएनए नहीं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण हूबहू उसी प्रकार का एक और बेबी जन्म लेता है, ठीक है ना। जैसे गाइस मच्छर का बच्चा मच्छर होता है, वो इंसान नहीं बन सकता है, तो कारण क्या है गाइस, डीएनए, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। तो गाइस ये जो डीएनए क्या करते हैं, अपनी ही एक प्रकार की प्रतिभा
बनाते हैं। जिस प्रकार अपन फोटोकॉपी करवाते हैं ना, और फोटोकॉपी में क्या देखते हैं, जिस प्रकार ओरिजिनल है उसी प्रकार दूसरा एक और हमें फोटोकॉपी उसमें दे दी जाती है। उसी प्रकार गाइस इस डीएनए में होता है। गाइस ये क्या करते हैं, ये डीएनए का निर्माण करते हैं गाइस, अपने ही जैसी दूसरी आकृति का डीएनए का निर्माण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये रहते किस में है गाइस, कोशिका में रहते हैं। तो गाइस कोशिका भी गाइस अब डीएनए का निर्माण कर लिया तो वो दूसरी कोशिका में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब बहुत सारे हो जाएंगे इस केंद्रक में डीएनए, तो फिर क्या होगा, इस गाइस कोशिका का क्या हो रहा है, देखिए ये है कोशिका। कोशिका देखिए ये गोल थी और ये लंबी लंबी होती जा रही है, और यहाँ से बीच में आप देखिए लगता है टूटने की कगार में है। इसी प्रकार गाइस यहाँ पे और पतली हो गई है, और फिर इसी को टूट करके गाइस दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, और दो कोशिकाओं का गाइस प्रतिकृति बन गई है। और इसी से गाइस इसमें केंद्रक भी चला गया है, और केंद्रक में क्या होंगे गाइस, गुणसूत्र होंगे। गुणसूत्र का भी विभाजन होता है और कोशिका भी, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। आई होप गाइस आपको क्लियर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम है गाइस, कोशिका का डायग्राम है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, ये है गाइस केंद्रक, और केंद्रक में गाइस हम क्या देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से गाइस केंद्रक के अंदर यही होते हैं गुणसूत्र होते हैं। और गाइस इन्हीं गुणसूत्रों में क्या होता है, गुणसूत्रों में डीएनए होते हैं, और डीएनए ही क्या होते हैं, एक समान संरचना बनाते हैं। जिस प्रकार की यदि मानव प्रजाति की डीएनए है गाइस, तो मानव प्रजाति ही बनाएगा, ठीक है ना। तो गाइस आगे सबसे पहले क्या होता है, इसमें डीएनए जो गुणसूत्र होते हैं गाइस उसका विभाजन होगा, आप ये देखेंगे। और इसके बाद गाइस कोशिका का विभाजन होगा, जिससे कि वो जो एक्स्ट्रा बने हुए जो गुणसूत्र हैं गाइस वो दूसरी कोशिका में चले जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाइस गुणसूत्रों का विभाजन हो गया, फिर बाद में कोशिका बन गई, केंद्रक बन गए दो। गाइस हमने क्या देखा, कोशिका का विभाजन किस प्रकार हो रहा है गाइस, जो डीएनए का आगे बन रहे हैं, डीएनए के बाद क्या हो रहा है, डीएनए की प्रकृति बन रही है। और फिर बनने के बाद गाइस जब डीएनए बहुत सारे बन जाते हैं तो फिर क्या होगा, उसी कोशिका में तो रह नहीं सकते, पहले से भी बने हैं और भी बन गए हैं। तो गाइस फिर बाद में क्या हो रहा है, कोशिका बन रही है, दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा है, और वो डीएनए दूसरी कोशिका में भी चले जाते हैं। तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है गाइस, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, और रासायनिक प्रक्रिया गाइस पूर्णतः इसमें विश्वास नहीं किया जाता है कि गाइस जो पहली कोशिका थी हमारी, और इसी कोशिका से क्या बन रहा है, डीएनए का निर्माण हुआ, फिर बाद में गाइस दूसरी कोशिका का निर्माण हुआ। इसी प्रकार गाइस दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, दो कोशिकाएं बन गई। लेकिन हो सकता है गाइस इनमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, और इसी के तहत हम देखते हैं जो डीएनए गाइस एक कोशिका, इस वाली कोशिका के गाइस, इस वाली कोशिका के और इस वाली कोशिका के थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और यही कारण है गाइस जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इसी के कारण गाइस हम देखते हैं पिता के तो गुणाएं हैं इसमें, है ना, बच्चों में, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग है होती है बच्चों में, होती है कि नहीं होती है, अनुवांशिक गुण तो आ रहे हैं इसके कारण। लेकिन इसमें गाइस इस कोशिका में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और कोशिकाएं समान होते हुए भी लेकिन मौलिक रूप से समरूप नहीं होती हैं। तो गाइस जो ये कोशिकाएं बन रही हैं, ये गाइस कोशिकाएं ये समान तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से समान नहीं है। इसी के कारण हम देखते हैं जो पिता का गाइस, जो पिता यदि गाइस कम बुद्धिशाली है तो बच्चा और बुद्धि वाला हो सकता है। यदि डीएनए में जिस प्रकार विभिन्नता आई है गाइस, जो डीएनए गाइस जितना अंतर है उस प्रकार अंतर अपना दिखा सकता है बच्चा। और गाइस यदि हम देखते हैं जो पहले जैसे पहले क्या नहीं हो रहा था, ताप नहीं हो रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती थी, मौसम चेंज नहीं था, तो और अब का मौसम चेंज है। तो गाइस देखते हैं यदि बच्चों में ये विभिन्नता ना आती, जैसे पिता के समान रहे आते वो बच्चे गाइस, यदि बच्चे क्या रहते, पिता के समान रहते, उनमें विभिन्नता ना आती, वो गाइस समान जिस प्रकार पिता का डीएनए था उसी प्रकार बच्चे का भी रहता। तो गाइस ये बच्चे भी क्या होते, इनके अंदर भी क्या ताप को सहने की क्षमता ना होती, गर्मी को सहने की क्षमता ना होती, और ये अभी तक समाप्त हो जाते। क्यों हो जाते, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस नहीं आते, इनके गाइस इनको सहन करने की क्षमता नहीं आती, डीएनए एक से होते तो, है ना। तो ये गाइस विभिन्नता होना बहुत ही जरूरी भी होती है, इसका हम बताने का मतलब यही है। तो गाइस थोड़ी बहुत चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे तो हमने क्या देखा यहाँ पे गाइस, इसमें हमने देखा
कि इसमें मानव कोशिका है तो मानव जो डीएनए है गाइस, मानव गुणसूत्र है, मानव कोशिका है, तो उसके बच्चे मानव तो होते हैं लेकिन हूबहू नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं विभिन्नता का क्या महत्व है। तो वही हमने बताया कि विभिन्नता से ही लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए गाइस उपयोगी होती है। विभिन्नता यदि इनमें ना आती गाइस, बिल्कुल भी विभिन्नता ना आती, सेम डीएनए बनते, सेम कोशिका का निर्माण होता और गाइस तो सेम बच्चा भी होता, और सेम बच्चा होता तो गाइस पहले, लेकिन सेम गाइस अपना देखते हैं जो पर्यावरण है वो तो सेम नहीं है, पहले ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी लेकिन अब कभी कभी ज़्यादा पड़ जाती है, तो हमें सहन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो ये विभिन्नता होना, तो इससे क्या होता है, प्रजाति गाइस खत्म हो जाती, लंबे समय तक प्रजाति ना रह पाती। इसकी गाइस जो लंबे समय से एक प्रजाति चलती आ रही है तो उसकी उत्तरजीविता के लिए गाइस ये इस प्रकार की विभिन्नता होना बहुत ही जरूरी है और जैव विकास में गाइस उपयोगी है। इसी प्रकार गाइस जीवन का विकास होता है, वरना अभी तक बहुत सारी प्रजाति गाइस खत्म हो चुकी होती हैं गाइस, जिनमें सहन शक्ति नहीं होती है तो हम देखते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। रोगों से लड़ने की गाइस हम देखते हैं पिता में कम क्षमता होती है, लेकिन हम देखते हैं तो पिता में कम क्षमता है लेकिन अभी बच्चों में ज़्यादा है। क्यों है गाइस, तो गाइस ये विभिन्नता है, क्यों, डीएनए की विभिन्नता है। यदि ये विभिन्नता ना होती तो पहले गाइस रोग नहीं होते थे और पिता में क्षमता नहीं थी सहने की, लेकिन अब तो रोग हो रहे हैं ना ज़्यादा, और रोग हो रहे हैं तो उनको रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना भी तो जरूरी है कि नहीं है। तो गाइस ये विभिन्नता का ही परिणाम है। सो गाइस अब अभी हमने देखा जीव जनन गाइस कोशिका केंद्रक समान प्रजाति के कैसे बना पाते हैं और थोड़ी बहुत विभिन्नता होती है तो होना जरूरी है, हमने ये भी देखा। अब देखते हैं गाइस वो प्रजनन किस प्रकार करते हैं, मतलब एक जीव से दूसरा जीव, अभी हमने देखा कि डीएनए के कारण बन रहे हैं, तो उनके प्रजनन करने की विधि क्या है, वो प्रक्रिया क्या है। तो गाइस एक प्रकार से कोई जीव क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं और कोई जीव क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है गाइस, जिसमें कोई जीव अकेले प्रजनन कर सकता है, एकल जीव अकेले, एक प्रकार से एकल मीन्स एक जीव बिना युग्मक बनाए नए जीव का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं गाइस, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब अकेले ही जीव बिना दो युग्मक बनाए, है ना, युग्मनज बनाए, अकेले ही एक युग्मक के द्वारा ही क्या कर लेता है, नया जीव पैदा कर लेता है। तो गाइस ऐसा होता है, छोटे छोटे जीवों में ऐसी पाई जाती है संरचना। तो गाइस हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की भी विधियां गाइस 4-5 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक प्रकार है विखंडन विधि, दूसरा है खंडन, तीसरा है पुनरुद्भवन। इन सब प्रक्रियाओं में हम देखेंगे कि एक अकेला जीव ही क्या बना लेगा, दूसरे जीव का निर्माण कर लेगा। तीसरा गाइस हम देख रहे हैं इसमें चौथा मुकुलन विधि के द्वारा, बीजाणु समासंग विधि, कायिक प्रवर्धन विधि, ये सब विधियां अलैंगिक प्रजनन की है गाइस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस इसमें हमने देखा, इसमें अकेले ही जीव क्या कर सकेगा, प्रजनन कर सकेगा, नया जीव का निर्माण कर सकेगा। तो ये गाइस हम देखते हैं फर्स्ट वाली विधि, एक एक से सभी विधियों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे विखंडन विधि के बारे में। विखंडन विधि क्या होती है, इसके गाइस 2 प्रकार होते हैं, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। ठीक है ना, 2 खंडों में टूटना और 2 जीवों का निर्माण हो जाना। और एक देखेंगे बहुत सारे, एक बॉडी है उसका गाइस बहुत सारे खंडों में टूटना और उससे बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाना, उसको बहुखंडन विधि कहते हैं। तो गाइस अब देखते हैं द्विखंडन विधि, मतलब 2 जीवों का, उससे एक जीव था और उससे एक और जीव बन गया, उसको हम द्विखंडन कहेंगे। देखिए अमीबा क्या है गाइस, एक कोश के जीव है, इसकी सरल संरचना होती है। तो आप देख रहे हैं अमीबा की संरचना इस प्रकार है। और अमीबा का गाइस फिर बाद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है इसके, है ना, इसका केंद्रक क्या हो रहा है, टूट रहा है। और गाइस गुणसूत्रों का निर्माण होना, गुणसूत्रों से गाइस 2 केंद्रक का निर्माण हो जाना, ये होते 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 केंद्रक यहाँ पे बन चुके हैं, यहाँ पे टूट रहे थे। ठीक है ना, अब 2 केंद्रक बन गए हैं गाइस, तो 2 केंद्रक एक ही कोशिका में तो नहीं रहेंगे, अब
इन कोशिका का क्या हो रहा है, दो कोशिकाएं का भी टूट रही हैं। अब दो कोशिकाएं बन रही हैं, तो दो कोशिकाएं गाइस यहाँ से टूट गई हैं और एक कोशिका और एक कोशिका हो जाती है। तो इसमें गाइस जो विखंडन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, दो खंडों में टूट रहा है, दो खंडों में हो रहा है दो। इसीलिए अमीबा को द्विखंडन विधि के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, एक दो अमीबा बन गए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है गाइस लेशमानिया। लेशमानिया में भी यही विधि काम कर रही है। देखिए ये है लेशमानिया का डायग्राम। इसमें आप देख रहे हैं ये है गाइस यहाँ पे केंद्रक होता है। देखिए केंद्रक के पास गाइस दो भागों में केंद्रक टूट रहा है। इसके बाद गाइस इसको आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक गाइस दो भागों में टूट गया है। अब दो भागों में गाइस टूट गया है तो ज्यादा दिन तक गाइस इसके लिए दूसरी जगह चाहिए है कि नहीं चाहिए है, तो यहाँ पे दूसरी जगह चाहिए है गाइस। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, दो भागों में इसकी कोशिका टूट रही है और दो भागों में कोशिका टूट करके देखिए ये बन रहे हैं। ये कितने जीव का निर्माण हो गया, अब दो जीवों का निर्माण हो गया, दो सजीवों का निर्माण हो गया लेशमानिया में। इसके बाद हमने देखा था गाइस विखंडन विधि की, खंड खंड में जिसकी बॉडी का टूटना, मतलब कि गाइस देखिए और नए जीव का निर्माण होना, इसमें बहुखंडों का निर्माण होता है गाइस, बहुत सारे जीव बन जाते हैं इसमें। देखिए ये है गाइस इसका जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मतलब कि गाइस जो मलेरिया का जीवाणु होता है, इसीलिए गाइस मलेरिया ना ही हो तो ही अच्छा है। उसका जीवाणु गाइस एक से बहुत सारे जीवों का निर्माण कर रहा है। देखिए कितने सारे जीवों का निर्माण कर सकता है ये। इसका गाइस एक यदि ये एक है तो ये होता है मतलब बहुत सारे खंडों में टूटना, ठीक है ना, और उसे बहुखंडन विधि कहते हैं। अब गाइस हम देखेंगे दूसरी हम विधि थी गाइस अलैंगिक विभाजन। तो इसमें हमने क्या देखा गाइस, ये जो प्लाज्मोडियम हो या लेशमानिया हो या अमीबा हो, इसमें गाइस दो जीवों की जरूरत नहीं पड़ी, अकेले ही इन्होंने क्या कर लिया, अकेले ही अपने, इसमें नर और मादा दो जीवों की जरूरत नहीं पड़ी, अकेले ही इसने प्रजनन कर लिया, अपने जैसा हुबहू एक और जीव का निर्माण कर लिया। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं गाइस खंडन विधि। खंडन विधि में हम देखेंगे गाइस खंडन विधि किन किन जीवों में होती है। ये गाइस अलैंगिक विभाजन का एक प्रकार है खंडन विधि, जिसमें इसमें भी गाइस दो जीवों की जरूरत नहीं होगी, अकेले ही इसमें अपने समान संरचना बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है गाइस, यह सरल संरचना वाले जीव होते हैं। खंडन विधि किन में काम करती है प्रजनन के लिए, जिसकी संरचना कैसी होती है गाइस, सरल होती है। और इसमें सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। तो गाइस आप बोलेंगे कि हम भी तो एक क्या है, बहुकोश के जीव हैं, लेकिन हम में ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं होती। हम तो देखते हैं हमारा विभाजन प्रजनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है, जैसे कि यदि नर और मादा के शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होने के कारण ही नए जीव का निर्माण होता है हमारी बॉडी में, और हम भी बहुकोश के वाले हैं। तो गाइस इसका कारण है कि हम गाइस हमारी संरचना सरल नहीं है। हम देखते हैं हमारे लिए विशेष कोशिका की जरूरत होती है प्रजनन के लिए, जैसे अंडाणु और जनन कोशिका, जो कि अंडाणु और शुक्राणु हैं। हमारी गाइस हाथ पैर के लिए अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण, हमारी शरीर की संरचना अलग अलग है, जटिल है, लेकिन इसकी संरचना कैसी थी, सरल थी। इसलिए इसमें सरलता से क्या हो गया, दो भागों में टूट गया। तो बहुकोश के जीव वाले जीवों में जिसकी संरचना सरल होती है उसमें ये विभाजन होता है, जिसका उदाहरण है गाइस स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में गाइस कहीं से भी खंड मार दो आप, इसमें हमने द्विखंड देखा था और बहुखंड देखा था, लेकिन इसका गाइस कोई प्रकार नहीं होता है, खंडन विधि है। तो आप देख सकते हैं गाइस ये है, ये आप इसको देख रहे हैं स्पाइरोगाइरा है गाइस। स्पाइरोगाइरा मतलब एक प्रकार की शैवाल होती है, और इसमें हम देख रहे हैं गाइस ये खंड टाइप के बनते जा रहे हैं। कहीं से भी गाइस इसमें कोई क्षति होती है या कहीं से तोड़ दिया जाए तो उसी से क्या हो जाता है, नया जीवन उसको मिल जाता है, वहीं से एक नया बच्चा बन जाता है और वो भी चलने लगता है। मतलब क्षति हो जाती है, इसमें खंडन हो जाता है किसी कारणवश, तो वहीं से क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसको हम खंडन विधि कहते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं
सो गाइस आप देख सकते हैं स्पाइरोगायरा में गाइस कहीं से भी इसका शरीर टूट जाता है और वहीं से क्या हो जाता है, नया जीव का निर्माण हो जाता है। ये होती है खंडन। गाइस अब हम देखते हैं खंडन विधि के, जो हमने स्पाइरोगायरा देखा इसमें खंडन विधि देखी। अब इसके बाद देखते हैं गाइस तीसरी विधि अलैंगिक विभाजन की। इसमें भी दो जीवों का होना जरूरी नहीं है, अकेले ही जीव इसमें क्या करेगा, अपने ही जैसे जीव बनाएगा। ये है गाइस पुनरुद्भवन विधि। कौन सी विधि है तीसरी विधि? पुनरुद्भवन विधि। इसमें पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों को कायिक भाग से नए भाग का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें गाइस? जीवों से कायिक भाग से, जो काया होती है, जीवों का शरीर होता है, उसमें पूर्ण विभेदित जीवों में, किस वाले जीवों में? पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में। ये गाइस कौन सा जीव है? आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायोग्राम में गाइस। ये है गाइस एक जीव है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है, जो इसमें क्या हो रहा है, पुनर्भवन विधि के द्वारा जीव का जनन हो रहा है। देखिए ये आप यहाँ पे एक जीव देख रहे हैं, इसका गाइस यहाँ से शरीर टूट गया, इनका खंडों में विभाजन हो गया गाइस। इसी को देख विखंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका गाइस विखंडन हो गया और इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये खंडों का गाइस एक नए जीव का रूप में ये आकार ले रहे हैं। और नए जीव का आकार लेते हुए गाइस ये था, अभी एक हमने देखा था, एक जीव देखा था, इसमें हम देख रहे हैं गाइस 3 जीवों का निर्माण हो चुका है, क्योंकि इसका शरीर 3 टुकड़ों में टूटा। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या हो रहा है गाइस, प्लेनेरिया में कौन सा पुनर्प्रजनन होता है गाइस, तो पुनरुद्भवन प्रजनन होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसके बाद देखते हैं अपन 4 नंबर की कौन सी विधि? मुकुलन विधि। 4 नंबर की जो लैंगिक विभाजन की विधि है उसे हम मुकुलन विधि कहते हैं। मुकुलन विधि में क्या होता है हम ये देखते हैं। कुछ प्राणी क्या होते हैं, पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। गाइस जो पुनर्जन्म की क्षमता, मतलब फिर से अपने जैसे प्राणी बनाने की क्षमता का उपयोग किस में करते हैं? कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। सो गाइस देखिए ये है गाइस मुकुलन विधि। ये एक कोशिका है गाइस, हाइड्रा है, और हाइड्रा में हम देखते हैं मुकुलन विधि के तहत क्या हो रहा है, न्यू जीव का जन्म हो रहा है, प्रजनन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी रचना दिखाई दे रही है जिसको हम मुकुल कहते हैं। देखिए इसके बाद ये बढ़ती जाती है मुकुल में हम देख रहे हैं ये बढ़ते हुए गाइस ये समान आकृति का, देखिए एक और हाइड्रा बन गया है, और ये कुछ देर में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। सो गाइस आप ये देख रहे हैं इसमें एक मुकुल दिख रहा है और ये हाइड्रा है, उससे मुकुल का गाइस बढ़ता जाता है और नए जीव का निर्माण। सो गाइस अब हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। कायिक प्रवर्धन विधि होती क्या है? देखिए ये किन जीवों में होती है, किन पौधों में होती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ऐसे बहुत से पौधे आपने देखे होंगे गाइस जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, उपयुक्त परिस्थिति मिलने पर वो क्या होने लगते हैं, विकसित हो जाते हैं। हम देखते हैं किसी भाग के गाइस हम जड़ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पेड़ बन जाता है, पेड़ बनने लगता है। किसी भाग की गाइस हम शाखा तोड़ करके ले आते हैं, कलम तोड़ के लाते हैं गाइस, तना तोड़ के लाते हैं और लगा देते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो बढ़ने लगता है, पौधा बन जाता है। किसी भाग की गाइस पत्ती लगाते हैं और वो बड़ी होने लगकर पेड़ बन जाती है, तो इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। ऐसा गाइस कुछ में पौधों में होता है। जैसे आप देख सकते हैं गाइस ये एक पत्ती है गाइस, कलिका है, और कलिका में गाइस इसमें कहीं से भी यदि आप लगा देंगे इसको, तो कहीं भी गाइस यदि इसकी पत्ती गिर जाती है तो वहीं पे क्या, उसी के समान एक पेड़ का निर्माण होने की इसमें क्षमता होती है। इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। कायिक प्रवर्धन में मतलब काया मतलब शरीर, शरीर में किसकी प्रवर्धन की क्षमता होती है, प्रजनन की क्षमता होती है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं आज की इसकी लास्ट विधि गाइस अलैंगिक विभाजन की बीजाणु समासंग विधि। क्या होती है बीजाणु समासंग विधि? सो गाइस हम देखते हैं कि कुछ जीवों के तंतु के सिरों पर, सॉरी यहाँ सिरों लिख गया है, यहाँ है सिरों पर बीजाणु धानी बनती है। क्या बनती है गाइस? बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु धानी किसे कहते हैं? जिसमें हम देखते हैं कि कुछ जीवों के तंतु के सिरों पर क्या होती है, बीजाणु धानी होती है, जिसमें बीज वगैरह होते हैं, बीजाणु होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? गोल होती है और मोटी भित्ति से ये क्या रहते हैं, सुरक्षित
रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये बीजाणु क्या करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। इसी को हम बीजाणु महासंघ कहते हैं। मतलब कि कुछ जीवों के तंतु में क्या होता है कि कुछ पौधों के तंतु या जीवों में गाइस जो तंतु होते हैं, जो धागेनुमा रचना होती है, उसमें क्या होती है, बीजाणु होते हैं। बीजाणु को रखने वाली बीजाणुधानी होती है और इसकी संरचना कैसी होती है, गोल होती है। और ये कैसे किसमें सुरक्षित रहते हैं, मोटी भित्ति में सुरक्षित रहते हैं। और जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है गाइस, पानी आने मिल गया माना कि, या फिर गाइस जैसे पेड़ पौधे को विकसित होने के लिए गाइस जो परिस्थिति मिलती है, उसमें ये नया पेड़ का बीजाणु में वृद्धि अपने आप शुरू हो जाती है। देखिए ये है गाइस, ये है, आप देख सकते हैं, ये है बीजाणु समासंघ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बीजाणु समासंघ, इसमें देखिए ये है गाइस बीजाणु समासंघ का चित्र। देखिए यहाँ पे है बीजाणुधानी, ये क्या है गाइस, बीजाणुधानी। और गाइस जैसे ही इसमें कुछ अनुकूल परिस्थिति, इसमें क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ये बीजाणु हैं। बीजाणु में आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है और बीजाणु गिर करके फिर नया गाइस इसी प्रकार नया पेड़ का राइजोपस का निर्माण कर लेते हैं। ये राइजोपस का डायग्राम था। सो गाइस हमने इसमें ये लैंगिक अलैंगिक विभाजन की 6 विधियों के बारे में चर्चा कर ली है। इसके बारे में एक बार और देखते हैं। सो गाइस देखिए हमने इसमें क्या बताया था, विखंडन, अलैंगिक विभाजन में पहले नंबर आता है विखंडन विधि। विखंडन विधि में गाइस क्या हो रहा था, आपने देखा था इसमें गाइस अमीबा था और प्लाज्मेडियम, इसको गाइस 2 भागों में बांटा गया था। एक थी गाइस द्विखंडन विधि जिसमें अमीबा 2 खंडों में टूट जाता था, और एक थी गाइस बहुखंडन विधि जिसमें हमने देखा था जो मलेरिया का गाइस जीवाणु होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे खंडों में टूट करके बहुत सारे जीवों का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था गाइस, एक देखा था खंडन विधि। खंडन विधि में क्या देखा था गाइस हमने, खंडन विधि में गाइस एक इसमें किन जीवों में होता है, तो खंडन विधि में हमने देखा था इसके शरीर के क्या हो जाते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। जैसे गाइस हम भी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन हमारे में खंडन विधि नहीं होती है, हमारे में लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन हमारी संरचना कैसी है, जटिल है। लेकिन इनमें क्या होती है, खंडन विधि में जिसमें गाइस संजन विधि के तहत प्रजनन होता है, उसकी संरचना गाइस बहुकोशिकीय होते हुए गाइस वो सरल होती है। और उसमें स्पाइरोगायरा देखा था हमने, स्पाइरोगायरा देखा था गाइस हमने कि उसमें क्या हो रहा था, खंडन विधि के तहत क्या हो रहा था, प्रजनन हो रहा था। देखिए गाइस ये है स्पाइरोगायरा, हमने ये बताया था, ये था स्पाइरोगायरा, ठीक है ना। कहीं से भी ये टूट जाता था और वहीं से शरीर का निर्माण हो जाता था। इसके बाद देखा था हमने पुनरुद्भवन विधि। पुनरुद्भवन विधि में गाइस हमने क्या देखा था, आपने देखा होगा गाइस, ये थी गाइस पुनरुद्भवन विधि, मतलब एक जीव से गाइस कहीं से भी टुकड़े हो जाना और वहीं से क्या हो जाना, नए शरीर का निर्माण हो जाना, वो होती है पुनरुद्भवन विधि। इसके बाद हमने देखा था गाइस, चौथा नंबर क्या देखा था, मुकुलन विधि। मुकुलन विधि में क्या देखा था गाइस, एक गाइस मुकुल मतलब कि एक जीव है गाइस, उसमें कहीं से भी एक जगह गाइस मुकुल होता है और मुकुल से नए जीव का फिर से पुनः निर्माण हो जाता था। हमने ये देखा था। इसके बाद देखा था गाइस हमने कायक प्रवर्धन विधि। तो गाइस हमने पौधों में देखा था, एक होता है कायक प्रवर्धन विधि जिसमें गाइस अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन पौधे के जो पुष्प होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है। आप ध्यान रखना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है गाइस, किसी पौधे का भाग जैसे जड़ है, तना है, उसमें क्या अलैंगिक प्रजनन के तहत उसको यदि हम लगा देते हैं, पत्ती को लगा देते हैं, जड़ को लगा देते हैं, तना को लगा देते हैं, तो क्या होता है, उसमें प्रजनन शुरू हो जाता है। इस प्रकार गाइस इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस प्रकार गाइस हम आलू लगाते हैं, तो आलू क्या है, आलू के नीचे जड़ होती है, ध्यान रखना आप, और आलू को अपन पृथ्वी पे गाइस जमीन पे लगा देते हैं, उससे गाइस उसकी जड़ें निकल के नीचे चली जाती हैं और एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो हमने क्या लगाया, तना। इसी प्रकार गाइस आप देख सकते हैं, कोई भी कलम लगाते हैं हम, और कलम में क्या होता है, कलम में हम देख रहे हैं कि उसमें एक कलम लगा देते हैं और उससे क्या होता है, कायक प्रवर्धन होता है, जड़, तना, पत्ती, इससे नया पौधा बनता है, उसको हम कायक प्रवर्धन कहते हैं।
सो गाइस हमने एक कायक प्रवर्धन देखा। इसके बाद हम देखते हैं गाइस, देखा था हमने एक बीजाणु समासंग देखा था। बीजाणु समासंग में क्या हो रहा था, एक रजोपस का आपने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, एक बीजाणु धानी होती है। क्या होता है गाइस, एक धानी होती है, इस प्रकार रचना होती है गाइस। उसमें बीच में क्या होता है, एक बीजाणु धानी होती है जिसमें बीजाणु होते हैं, और बीजाणु गाइस अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नए रजोपस का निर्माण कर देते हैं। आई होप गाइस आपको अलैंगिक प्रजनन विधियां समझ में आई हों। इसके बाद देखते हैं गाइस लैंगिक प्रजनन किन में होता है और किस प्रकार होता है। सो गाइस देखते हैं लैंगिक प्रजनन। देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे जीव जिनमें गाइस संतति को उत्पन्न करने के लिए नर तथा मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। मतलब नर का लिंग भी होना चाहिए और मादा का लिंग भी होना चाहिए, तो ही फिर क्या होगा, नई संतान की उत्पत्ति होती है। उसको ही हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। इसके ऊपर हमने अलैंगिक प्रजनन देखा था, उसमें गाइस ऐसा कुछ नहीं था। उसमें नर और मादा की गाइस जरूरत नहीं होती थी, वो अकेले प्रजनन कर लेता था। लेकिन इसमें नर की भी और मादा दोनों के लिंगों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। इसको ही हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब कि दो अलग अलग लिंग वाले जीव की गाइस, जैसे स्त्री हो या पुरुष हो मानव में। इसी प्रकार गाइस पौधों में, जो पुष्पों में एक ऐसा होता है लैंगिक प्रजनन होता है, जिससे गाइस बीज का निर्माण होता है। तो गाइस उसमें स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर होता है, जनन अंग है ना। तो ये था। अब गाइस देखते हैं इसमें नर तथा मादा के जो युग्मक होते हैं, जैसे गाइस मानव में आप देख लीजिए, नर का युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा का युग्मक क्या होता है, अंडाणु। तो नर तथा, और इसी प्रकार गाइस उनमें पुष्प पौधों में भी होता है ना। तथा नर तथा मादा के युग्मक मिलने से को क्या कहते हैं गाइस, निषेचन कहते हैं इस प्रक्रिया को, जिसमें गाइस अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। जैसे ये तो हम मानव की बात करते हैं। तो गाइस नर तथा मादा के युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है गाइस, युग्मनज का निर्माण, उसको हम युग्मनज कहते हैं जो कुछ बनता है। और यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया को निषेचन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें गाइस ये है गाइस, जैसे अंडाणु और शुक्राणु मादा में मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। ये है गाइस अंडाणु और ये है गाइस शुक्राणु, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं इसको निषेचन कहते हैं, और जो बनता है गाइस जो, उसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार गाइस जो युग्मक जो बनते हैं, ये पौधों में यदि बनते हैं तो उसको भी गाइस हम उसी को, इस प्रक्रिया को निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। पौधों में भी हो सकता है गाइस, नर तथा मादा का युग्मक मिलता है और युग्मनज बनता है, ठीक। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है, जो नर को गतिशील युग्मक किसका होता है, एक होता है नर का युग्मक, एक होता है मादा का युग्मक। लेकिन गतिशील युग्मक जो होता है गाइस, वो होता है गतिशील युग्मक नर कोशिका का बना होता है। किससे बनता है गतिशील युग्मक, नर कोशिका से बना होता है। तो गाइस और मादा कोशिका से जो युग्मक बना होता है गाइस, वो कैसा होता है, भंडारण और संचित कोशिका के मादा कोशिका होती है। मादा कोशिका कैसी होती है, भंडारण और संचित करने की। इसीलिए गाइस हम देखते हैं जो संतान उत्पन्न होती है उसमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। सो गाइस अभी हमने देखा लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, जिसमें दो गाइस युग्मक का होना जरूरी है, विपरीत युग्मक का मिलना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस लैंगिक प्रजनन, एक पौधों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है, और एक देखेंगे मानव में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है। किस प्रकार गाइस विधियां हैं जिसके द्वारा दोनों का नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ठीक है ना। इसके फिर बाद में देखेंगे जनन मानव में। तो देखिए पौधों में जनन का अंग जो होता है, फूल गाइस पौधों में जनन का अंग होता है, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन में गाइस सबसे पहले भूमिका कौन निभाता है, फूल में, पौधे में गाइस, तो वो निभाता है गाइस फूल। और हमने देखा था जो पौधे होते हैं अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जैसे कायक प्रवर्धन क्या है, एक अलैंगिक पौधे का ही भाग है अलैंगिक प्रजनन का।
जैसे उसका तना लगा देते हैं, पत्ती लगा देते हैं, तो वो क्या है, अलैंगिक प्रजनन। उसके लिए गाइस 2 स्त्री केसर और पुंकेसर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो फूल में गाइस, फूल से प्रजनन होता है जिसमें अपन बीज वगैरह लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें नर का होना भी जरूरी है और मादा का, तभी गाइस वो लोग क्या कर पाएंगे, प्रजनन कर पाएंगे फूलों के माध्यम से। पेड़ उसी के माध्यम से बीज मिलते हैं। यदि लैंगिक प्रजनन फूलों में ना होता तो हमें बीज कैसे मिलते, है ना। तो गाइस हम देखते हैं फूल क्या है, लैंगिक प्रजनन का पौधे में एक भाग है। देखिए यहाँ पे फूल के भाग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो गाइस फूल में होता है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये 4 भाग होते हैं फूल के मुख्य रूप से। गाइस इस फूल का डायोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फूल है, यहाँ पे क्या है गाइस, सबसे नीचे आप हरा हरा पार्ट दिखाई देता है आपको, इसको कहते हैं गाइस बाह्य दल। क्या कहते हैं इसको, हम बाह्य दल कहा जाता है। इसके बाद गाइस ये कलरफुल पार्ट आता है, कलियां आती हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं गाइस, पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं या दल कहते हैं। इसके बाद हमने देखा गाइस स्त्री केसर होता है एक, और एक होता है गाइस पुंकेसर। क्या होता है गाइस, पुंकेसर होता है। तो 4 भाग हो गए। पहला हमने कौन सा देखा, बाह्यदल, दूसरा हमने पंखुड़ी, तीसरा स्त्री केसर और चौथा पुंकेसर। तो स्त्री केसर कहाँ पे है गाइस, तो ये हैं गाइस स्त्री केसर के भाग। कौन से हैं, जिसमें गाइस वर्तिकाग्र है, मतलब वर्तिका के आगे का भाग, अग्र का भाग ही क्या है, वर्तिकाग्र है। इसको गाइस जो बीच का जो भाग है ये है गाइस स्त्री का ये होता है गाइस, ये जो लंबी लाइन गई हुई है इसको हम वर्तिका कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को स्त्री केसर के ही भाग पढ़ा रहे हैं हम। स्त्री केसर के गाइस 2 भाग होते हैं, पुंकेसर के भी गाइस 2 भाग होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, एक होता है अंडाशय, ये है क्या है, स्त्री केसर है। आगे हमने देखेगा इस पुष्प के 4 भाग कौन कौन से हैं। पुष्प के 4 भाग, बाह्यदल देखा, बाह्यदल के बाद हमने देखा पंखुड़ी देखी, पंखुड़ी के बाद स्त्री केसर के गाइस 3 भाग होते हैं, और देखा पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक परागकोश होता है, एक तंतु होता है। तो गाइस स्त्री केसर में हमने कौन कौन से देखे, एक गाइस हमने देखा स्त्री केसर में क्या देखा, वर्तिकाग्र, जो वर्तिका के आगे का भाग है। इसके बाद देखिए ये जो लाइन गई है जिससे वर्तिकाग्र मिला है वो है गाइस वर्तिका लाइन है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे होता है गाइस अंडाशय होता है। इस वाले पुष्प में अंडाशय में क्या करते हैं, इसी में गाइस बीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको स्त्री केसर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस क्या है यहाँ पे पुंकेसर के भी गाइस 2 भाग देखेंगे। स्त्री केसर के कितने देखे हमने, 3 देखे। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गाइस, अब देखेंगे हम पुंकेसर के भाग एक है, पहला नंबर है गाइस ये वाला भाग। देखिए यहाँ की जो संरचना पाई जाती है इसको परागकोश कहते हैं, इस वाली संरचना को परागकोश कहते हैं। आपने बहुत से पुष्पों में ऐसा देखा होगा। इसके बाद जो जिसमें ये परागकोश लगे हुए हैं उसी वाली डंडी को क्या कहते हैं गाइस, इसको तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंतु। तो इसमें 2 चीज देखी हमने, परागकोश और तंतु, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या देखा था स्त्री केसर में, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक एक पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फूल के प्रकार, फूल भी गाइस सब एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार के होते हैं। कोई कोई उभयलिंगी पुष्प होता है गाइस, और कोई कोई फूल हम देखते हैं एक लिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो गाइस आप देखेंगे उभयलिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें गाइस स्त्री केसर भी होता है, यहाँ हम लिखना भूल गए हैं गाइस, और पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर यहीं पे होता है, उस एक ही फूल में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि गाइस हमने ऊपर का चित्र देखा था गाइस पुष्प का, इसमें क्या है गाइस, स्त्री केसर भी है, ये है गाइस बीच वाली लाइन, और इसमें गाइस हम देख रहे हैं पुंकेसर भी है। ये वाली गाइस अगल बगल के जो ये दिख रहे हैं हमको, ये है गाइस क्या है, पुंकेसर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। और उभयलिंगी पुष्प में आप देखेंगे गाइस कि इसमें जो परागण होता है गाइस वो किस प्रकार के द्वारा होता है, तो परागण होता है मतलब
पराग, पराग मतलब क्या होता है गाइस, देखिए ये पराग कोश। सो गाइस इसमें देखेंगे आप, इसमें जो पराग कोश हैं यहाँ पे क्या होते हैं गाइस, पराग कोश में ही होते हैं पराग कण, जो कि गाइस नर कोशिका, ये गाइस नर कोशिका है इसकी, ठीक है ना, पुष्पों की नर लिंग होते हैं, इसमें पराग कण होते हैं और पराग कण ही गाइस ये होते हैं। ये गाइस किसी भौरे के माध्यम से इसी में है, इसी पौधे में गाइस स्त्री केसर भी है। अब दोनों को कहीं नहीं जाना है, पराग कण कहाँ झर करके इसी के पास आते हैं गाइस, इनमें आते हैं अंडाशय में और फिर क्या हो जाता है, इनके माध्यम से गाइस अंडाशय के माध्यम से इनमें स्वपरागण हो रहा है। कौन सा हो रहा है परागण, इसमें स्वपरागण हो रहा है, स्वयं इसमें परागण कर रहे हैं। कोई दूसरा पुष्प का गाइस पराग का कण नहीं आ रहा है, पराया कण नहीं आ रहा है, इसमें स्वयं के गाइस पराग कोश के कण गिर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, दूसरे गाइस बीज का निर्माण हो रहा है और बीज को हम लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा, नया पौधा बन जाएगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं गाइस, इसमें हमने इसके बाद देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पे है, देखिए यह इस वाले पुष्प में भी आप देख सकते हैं। इस पुष्प में क्या है गाइस, इस पुष्प में आप देखिए यहाँ पे गाइस ये है गाइस, ये क्या है, वर्तिका है। इसी के नीचे जो डंडी लगी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी गाइस, ये इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये गाइस वर्तिका कहते हैं जिसमें ये वर्तिकाग्र लगा हुआ है। देखिए वर्तिका और इसके ऊपर क्या होता है, उसके आगे का भाग वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। और इसके नीचे ही क्या होता है गाइस, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। तो ठीक है, अब इसमें गाइस क्या है, स्त्री के, इसको हम इन तीनों चीज़ों को की क्या कहेंगे, हम स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। इसके बाद गाइस अब ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पराग कोश हैं। यहाँ पे गाइस ये वाली डंडी है जिसमें पराग कोश लगे हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे गाइस, इसको ही हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं गाइस, इसको पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर ही क्या कर रहे हैं, पराग कणों का गाइस ये निर्माण करते हैं। पराग कणों का निर्माण से गाइस ये पराग कण कहाँ पे डाले जाते हैं, ये नर वाले हो जाएंगे गाइस और ये हो जाएगी मादा की संरचना। कौन सी मादा की हो जाएगी गाइस, ये वाली मादा की पूरी संरचना है। मतलब कि यहाँ से नर मादा युग्मक मिल जाएंगे और यहाँ से मतलब कि पुलिस के लिंग मिल जाएंगे, पुरुष के। तो क्या हो जाएगा गाइस, इसमें सीड का निर्माण हो जाएगा और सीड का निर्माण हो जाएगा और नया सीड को अपन लगाएंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो इसमें स्वपरागण हो रहा है। इसी प्रकार होता है गाइस, आप देख सकते हैं सरसों का पुष्प, और सरसों के पुष्प में हम देखते हैं इसमें भी गाइस एक चीज नहीं होता है, इसमें गाइस दोनों होते हैं। इसमें वर्तिकाग्र भी होता है और गाइस इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र के साथ साथ वर्तिका होती है, अंडाशय होता है। तो स्त्री केसर भी हो गया और ये गाइस आप संरचना देख रहे हैं यहाँ पे पुंकेसर भी हो गया। और पुंकेसर में हम देखते हैं परागकोश होते हैं और तंतु होते हैं, दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, नए गाइस बीज का निर्माण करते हैं, जैसे हम सरसों बोलते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें परागण कैसा होगा, अब देखते हैं गाइस एक लिंगी पुष्प। अभी हमने उभयलिंगी पुष्प देखा जिसमें उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागण हो रहा था। क्या हो रहा था, स्वपरागण, मतलब उसी के स्वयं के पुष्प के स्त्री केसर भी थे और स्वयं के पुंकेसर भी थे, जो कि मिलकर के नए पौधे बीज का निर्माण कर रहे थे। अब देखेंगे गाइस एक लिंगी पुष्प जिसमें गाइस एक लिंग होगा, स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो। तो गाइस इसमें स्वपरागण कैसे हो पाएगा, इसके लिए तो गाइस यदि स्त्री केसर वासा उसमें तो पुंकेसर की परागकण चाहिए है ना। तो परागकण गाइस दूसरे पुष्प से मिलेगा, दूसरे गाइस दूर दूर होंगे, एक ही पुष्प में नहीं होगा, इसलिए इसको पर परागण कहेंगे इस वाली विधि को। मतलब कि गाइस दूसरे के द्वारा परागकण दूसरे पुष्प के द्वारा आते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। सॉरी यहाँ पे रा लिखना था, ठीक है ना, पर परागण कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर में से गाइस कोई एक ही उपस्थित होता है। इसमें गाइस इस फूलों में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पर परागण वहाँ पे गलत लिख गया है। यहाँ पे कैसा परागण होता है गाइस, पर परागण होता है। किस परागण होता है, पर परागण।
तो परपरागण होता है इसमें। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे परपरागण का उदाहरण क्या है गाइस। परपरागण का उदाहरण ये आपको पपीता का गाइस वृक्ष दिख रहा है। इसमें जो पुष्प है गाइस, आप पुष्प को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसके पुष्प में गाइस स्त्री केसर है, ओनली क्या है, स्त्री केसर है। इसमें पुंकेसर हमें नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, देखिए इसके बीच में ये क्या है गाइस, ये है गाइस बाह्यदल, ये है गाइस हम देखते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी के बाद ये गाइस ये जो छोटा सा ये रचना दिख रही है गोल गोल टाइप की, इसमें गाइस बीज होंगे और बीज होते हैं जिसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्त्री अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय में क्या है गाइस, बीज वगैरह हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं ये गाइस ये क्या है, स्त्री केसर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, स्त्री केसर ओनली। इसमें हमें पुंकेश्वर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है कहीं। तो गाइस ये इसमें कैसे गाइस नए जीव का निर्माण करेगा। हमने देखा था जो पुष्प होता है उसके लिए गाइस स्त्री केसर की जरूरत होती है और पुंकेश्वर की जरूरत होती है, तब वो नए बीज का निर्माण कर पाएगा और अपने जैसे पौधा बना पाएगा। तो इसमें तो है ही नहीं है परागकण वो पुंकेश्वर। तो हम देखते हैं गाइस जो पपीता होता है वो कैसा होता है, पर परागण करता है। मतलब कि गाइस ये दूसरे पुष्प से इसमें गाइस भौरे वौरे आते हैं गाइस, तो वो ला करके क्या कर देते हैं, भौरे एक कई पौधों में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो दूसरे पुष्प का गाइस जहाँ पे क्या होगा, पुंकेश्वर होगा गाइस, वहाँ का फूल का गाइस रस लेकर के आएंगे, परागकण लाएंगे गाइस और क्या कर देंगे, इस वाले पौधे के स्त्री केसर में डाल देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, इनमें परागकण होगा, परागकण इसको मिल जाएंगे और ये भी क्या कर पाएगा, प्रजनन कर पाएगा। तो गाइस ये भी हमने देख लिया, पपीता और तरबूज में ऐसा देखा जाता है। इसके बाद देखते हैं गाइस पुष्पों की संरचना। थोड़ी बहुत तो हमने देख ली है, इसकी गाइस प्रत्येक पार्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए पुष्पों की संरचना, ठीक है। देखिए आप एक यहाँ पे पुष्प है, ठीक है ना। पुष्प में क्या क्या पाया जाता है, तो हम देखते हैं गाइस पुष्प में क्या है। ये है गाइस ये छोटा वाला भाग, देखिए यहाँ का, सॉरी ये वाला भाग आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है गाइस, ये बाह्यदल है। क्या है, ये बाह्यदल है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखिए ये वाला भाग जो है ये क्या है, पुंकेश्वर होता है। क्या होता है, इसको परागकण कहते हैं। और इसी में जो जिसमें ये डंडी में लगा हुआ है ये परागकण गाइस, उसको हम क्या कहते हैं, पुंकेश्वर तंतु कहते हैं। तो तंतु और परागकण, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, पराग पुंकेश्वर बनाते हैं। आई होप गाइस पुंकेश्वर के दो भाग होते हैं, एक होता है गाइस परागकोश होता है ये वाला भाग, और एक होता है ये वाला तंतु जिसमें वो परागकोश लगे होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आपको दिखाई देंगे गाइस, आप देख रहे हैं इसमें भी क्या होते हैं, ये छोटे छोटे गाइस परागकण होते हैं, इनको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे गाइस वर्तिका दिखाई दे रही है। इस प्रकार की रचना कहाँ है गाइस, तो आप देख रहे हैं पुष्प के बीचों बीच होती है क्या, स्त्री केसर। इसको क्या कहते हैं गाइस, इस पूरी रचना को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इस प्रकार की रचना आप यहाँ पे देखिए, ये है गाइस बीचों बीच का फूल का भाग, तो इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर। इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं गाइस, इसके ऊपर के भाग को ही हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका के आगे का भाग। और इसके जो बीचों बीच का भाग है इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। और इसके यहाँ का भाग गाइस अंडाशय होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस देखिए ये वर्तिकाग्र, जो वर्तिका के आगे का भाग है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं ये दूसरे के परागकण आकर के मिल रहे हैं, और परागकण से ही क्या हो रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, जनन होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो अंडाशय है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस, जो अंडाशय है, अंडाशय में क्या मिल रहा है गाइस, बीज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए ये बीज का निर्माण हो रहा है, और यही बीज हम लगा देते हैं जब पृथ्वी पर, तो क्या बन जाता है उसमें कोई पौधे क्या होते हैं, जो बीज होते हैं द्विपत्री होते हैं, और कोई पौधे के बीज कितने होते हैं, एक पत्री होते हैं। द्विपत्री बीज किसे कहते हैं गाइस, जैसे चना का पौधा आपने चना का बीज, चना देखा है आपने, तो चना की आकृति कैसी होती है गाइस, उसको हम देखते हैं उनमें दाल बन जाती है कि नहीं बन जाती है, बीज से इस प्रकार होता है। तो उसमें मतलब फली टाइप की बन जाती है। चना का पौधा देख लीजिए, मटर का पौधा देख लीजिए, बीज से छिल जाता है। जो बीज से छिल जाता है टूटता नहीं है, वो पूरी आकृति का छिल जाएगा, उसी
उसी को हम कहते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है ना। इससे गाइस इसकी जो द्विबीजपत्री की आप जड़ें देखेंगे तो आप देखेंगे ये जालनुमा होंगी, लेकिन इसकी पत्तियां जालनुमा नहीं होंगी। लेकिन आपने देखा होगा गाइस इसकी पत्तियां भी, गाइस इसकी पत्तियां जड़ें कैसी हो रही हैं, देखिए एक मतलब पूरे में फैली हुई हैं गाइस, गुथी हुई हैं, ठीक है ना। और इसकी पत्तियां आप देखेंगे तो ये इसकी पत्ती कैसी होती है, इनमें भी गाइस हम कोई बीज पत्ती को देख करके बता देगा गाइस कि पौधा द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। गाइस अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th में गाइस इतना ही है, तो आप इतना समझ लीजिए कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। एक ये होता है गाइस, इसको क्या कहते हैं, इसको गाइस हम पुंकेसर कहते हैं, जिसमें ये वाला भाग परागकोश होता है, इसमें जो बीच बीच में कण हैं वो परागकण हैं, इसके गाइस इसको तंतु कहते हैं। और गाइस यही परागकण कहाँ जाते हैं गाइस, यही परागकण कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर में जाते हैं। और स्त्री ये है परागकण, और परागकण कहाँ जा रहा है, स्त्री केसर में जा रहा है, वर्तिकाग्र में जा रहा है, ये है गाइस स्त्री केसर का भाग, ठीक है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यही बताया गया है इसमें, इसको गाइस ये भी गाइस ये क्या है, यहाँ पे कमल का पौधा दिख रहा है आपको, ये क्या है यहाँ पे गाइस, ये आपको जो ये कली वाली रचना दिख रही है ये बाह्यदल है। इसके बाद देखिए अब नीचे से देखेंगे ये अंडाशय है, ये क्या है गाइस, इसको हम वर्तिका कहते हैं, इसके ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस पौधों में प्रजनन देखा, पौधों में प्रजनन दो प्रकार से होता है, एक होता है गाइस स्वपरागण द्वारा, और मतलब कि एक ही पुष्प में जिन पौधों में स्त्री केसर भी मौजूद हो और पुंकेसर भी मौजूद हो तो उसको हम स्वपरागण होता है, जिसको हम उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। स्वपरागण और उभयलिंगी पुष्प एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद गाइस एक हमने देखा था इस गाइस पर परागण, मतलब उसके लिए उस वाले पौधे में गाइस उस वाले पौधे के पुष्प में स्त्री केसर मौजूद होता है लेकिन पुंकेसर मौजूद नहीं होता है, तो गाइस उसको हम वो दूसरे पुष्प से क्या करता है, पर परागण करता है, पराय पुष्प से परागण करता है, उसको हम क्या कहते हैं गाइस, जो परागकोश में जो परागकण होते हैं उनके गाइस आने की प्रक्रिया को ही उसको हम परागण कहते हैं, ठीक है ना। तो एक स्वपरागण देखा हमने और एक देखा परपरागण। परपरागण किन में होता है गाइस, जिसमें एक लिंगी होते हैं, उनका लिंग गाइस उस पौधे में स्त्री केसर और पुंकेसर में से एक मौजूद होता है, उसमें परपरागण होता है, उसको हम एक लिंगी पुष्प। सो गाइस देखते हैं मानव में प्रजनन। अब मानव कैसे प्रजनन करता है, मानव कैसे अपने जीव का निर्माण करता है, तो गाइस हम देखेंगे कि मानव क्या करता है, मानव एक लैंगिक प्रजनन करता है। मतलब लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें गाइस नर दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर लिंग की आवश्यकता होगी और एक मादा लिंग की आवश्यकता होगी, तभी गाइस दोनों जब लिंग मिलेंगे तो ही गाइस इनमें क्या हो पाएगा, प्रजनन हो पाता है। सो गाइस देखते हैं ये प्रजनन मानव में कब से शुरू होता है गाइस और कब बंद होता है। तो गाइस देखेंगे लैंगिक परिपक्वता आ जाने के कारण ही गाइस इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। तो गैस ये जीवन का वह काल है गैस जब लैंगिक परिपक्वता आती है, जब गैस मादा में जो अंड कोशिका क्या करने शुरू हो जाती है, अंड कोशिका अंडाणु बनना शुरू कर देती है, तथा नर में जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु कोशिका गैस शुक्राणु बनाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। और गैस इसमें किशोरावस्था की इस अवधि को ही हम क्या कहते हैं, यौवनावस्था कहते हैं। तो गैस ये कब से शुरू होता है, मतलब यौवन अवस्था आती कब है, जब से गैस मादा में अंड कोशिका अंडाणु का बनना शुरू हो जाता है और गैस पुरुषों में शुक्राणु बनना। तो गैस ये स्थिति आती है, परिपक्व हो जाते हैं जब वो गैस 12 साल के ऊपर हो जाते हैं, तब से गैस 12 साल के ऊपर 13 से शुरू हो जाता है ये गैस स्त्रियों में अंडाणुओं का बनना। मतलब कि अंडाणुओं का बनना, एक गैस अंडाणु क्या होते हैं, ये कोशिका से बने होते हैं, ये गैस अंडाणु क्या है, एक जनन अंग है मादा का, ठीक है। और कोशिका में हमने देखा था केंद्रक होता है, जो जनन कोशिका होती है, केंद्रक में हमने देखा था वो तो सब कोशिका में होता है, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र डीएनए होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस किशोरावस्था में जब आती है, जब गाइस मानव परिपक्व हो जाता है क्या करने के लिए, जीव का उत्पन्न करने के लिए गाइस, तो उसको हम
किशोर यौवनावस्था भी कहते हैं। इसमें गाइस क्या क्या परिवर्तन आते हैं किशोरों में। तो गाइस किशोर मतलब कि जब इसको किशोरावस्था भी कहते हैं, तो उसमें परिवर्तन देखेंगे। किशोरों में एक समानता कि क्या परिवर्तन आते हैं गाइस, दोनों की ही गाइस नर हो चाहे मादा हो, उनके कांख और जननांग के पास गहरे बाल का उगना। जहाँ पे गाइस जनन होता है जहाँ से, वहाँ के पास क्या उगना गाइस, गहरे बालों का उगना। वहाँ पे बाल हो जाते हैं, कांख में बाल आ जाते हैं और जनन अंग के पास बाल आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे गाइस त्वचा का तेल होना, तेलीय होना तथा वहाँ से निकलना। तो गैस यहाँ से हम देखते हैं त्वचा कैसी हो जाती है, तेलीय प्रकार की हो जाती है उस टाइम, ठीक है ना। लड़के में क्या डिफरेंस आता है, अब गैस अलग अलग देख लेते हैं, कुछ अलग अलग परिवर्तन भी आते हैं। अभी तो हमने दोनों में परिवर्तन आ जाता है, लड़के हो या लड़की, दोनों के कांख के पास क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं और उनमें तेलीय उनकी त्वचा हो जाती है। इसके बाद गैस लड़के बस में अलग से क्या परिवर्तन आते हैं, तो हम देखते हैं उनके चेहरे में दाढ़ी मूंछ का निकलना और आवाज़ का गैस मोटी हो जाना, फटना, ठीक है ना। ये परिवर्तन हमें लड़के में गए जब परिपक्वता आती है, वो जनन के लिए उपयुक्त गैस तैयार होता है, तो उसमें ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और लड़कियों में गैस जब ये लड़कियों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जब वो बच्चे को जन्म देने के लायक हो जाती है, तो उसमें गैस स्तनों का आकार बढ़ जाता है और गैस उनमें क्या होने लगता है, रजोधर्म होने लगता है। और यही रजोधर्म प्रक्रिया क्या होती है गाइस, ये अंडाणु बनते हैं हमारी जनन कोशिका में और अंडाणु ही क्या करते हैं, बनना शुरू होते हैं 13 साल की उम्र में। इसी के समय जब अंडाणु गाइस उसको कोई शुक्राणु नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या होते हैं, एक निश्चित टाइम पे गाइस अंडाणु बनता है। महीना में गाइस जो दो अंड नलिकाएं होती हैं गाइस, और 2 अंडाशय होते हैं स्त्रियों में, और 2 अंडाशय के उत्पन्न होने से गाइस दोनों एक महीने में एक महीने में एक कोई ना कोई गैस अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और यदि उसको गैस शुक्राणु मिल जाता है तो निषेचन के द्वारा गैस भ्रूण स्थापित हो जाता है, गर्भावस्था में चला जाता है और उससे बच्चा पैदा होता है। और यदि गैस हो सकता है शुक्राणु, अंडाणु को क्या नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है, तो रजोधर्म के द्वारा गैस ब्लड के प्रवाह से ये अंडाणु बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए रजोधर्म होता है। अब देखिए तो गाइस देखते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग में क्या होता है गाइस, इसके हम 4 पार्ट देखेंगे। एक देखेंगे गाइस वृषण कोश होता है, एक शुक्रवाहिनियाँ होती हैं गाइस, उसमें मूत्र मार्ग होता है और कुछ संबंधित ग्रंथियाँ होती हैं जो कि जनन अंग से संबंधित ग्रंथियों के बारे में एक से गाइस इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो वृषण कहाँ होता है, इसको हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे होता है क्या, वृषण होता है, ये शरीर के गाइस बाहर साइड निकला होता है। क्यों निकला रहता है गाइस, यहाँ पे वृषण कोश है, क्योंकि वृषण बनने के लिए गाइस इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान में गाइस वृषण नहीं बन सकते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी का तापमान यदि आपको पता होगा कि 37 डिग्री है, लेकिन इतना सारा तापमान ही सहन नहीं कर पाता है शुक्राणु बनने के लिए गाइस, जरूरी नहीं है, उसके कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यह बाहर निकला हुआ भाग है, इससे शुक्राणु बन सकें। तो गाइस यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, जो कि गाइस इसका शुक्राणुओं को नियंत्रण करते हैं। इसके बाद ही गाइस आप देखेंगे यहाँ पे एक नली जा रही है, ये आपको नली दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, इसको ही हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। देखिए यहाँ पे शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है ना, वृषण कोश में। कहाँ पे, वृषण कोश में क्या बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं। अब शुक्राणु जब यहाँ पे बन रहे हैं गाइस, तो इनको ले जाने का काम भी तो कोई करेगा, तो इनको ले जाने का काम कौन करता है, शुक्रवाहिनी नलिकाएं। देखिए ये नलिकाएं बनी हुई हैं, यहाँ से गाइस शुक्रवाहिनी नलिका जा रही है और ये जा कर के गाइस ये जा रही है यहाँ पे, ये शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा गाइस ये कहाँ पे चला जाता है, ये शुक्राशय। यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ हैं, इस ग्रंथियों में गाइस क्या निकलता है, जैसे प्रोटेस्ट ग्रंथि है, यहाँ पे गाइस प्रोटेस्ट ग्रंथि दिख रही है, शुक्राशय ग्रंथि दिख रही है, जिसमें क्या निकालते हैं ये लोग गाइस, स्त्राव निकालते हैं, कुछ रस निकालते हैं, जिसके द्वारा गाइस ये कहाँ पे रस भेज देते हैं, इसी शुक्रवाहिनी नली पे, जहाँ से शुक्राशय गाइस शुक्राणु जा रहे थे, तो वहीं पे क्या कर रहे हैं ये लोग, नली के माध्यम से ये
स्राव निकालते हैं, जो कि जिससे इसमें गैस स्थानांतरण हो सके, शुक्राणु आगे भी जा सकें और इसका पोषण भी हो सके। इसी के द्वारा गैस इन ग्रंथियों के माध्यम से बहुत सारे क्या निकाला गया, स्राव निकाला गया। और सिसिन के माध्यम से देखिए इसको क्या कहते हैं, जो ये मार्ग दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, इसको हम कहते हैं सिसिन। क्या कहते हैं, सिसिन। और सिसिन के माध्यम से यहाँ पे गैस मूत्र मार्ग है, जिसके माध्यम से क्या शुक्राणु गैस बाहर निकाल दिया जाता है, योनि में छोड़ दिया जाता है, महिलाओं की योनि में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो अंडाणु से मिलता है और वहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये होता है गाइस नर जनन अंग। इसके बाद यही लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते, एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। अभी हमने डायग्राम से फुल समझा दिया है, आई होप गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए वृषण, वृषण में हमने देखा था जो नीचे का भाग लटका हुआ, ये उदर का गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं गाइस, वृषण होते हैं। इसमें शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, इसमें शुक्राणु बनने के लिए वृषण कोश का तापमान कम होना चाहिए। 37 डिग्री हमारे शरीर का तापमान होता है, लेकिन इसके लिए 15 डिग्री से कम तापमान होना चाहिए। इसीलिए गाइस ये मतलब कि बनने के लिए गाइस कम तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब 37 डिग्री नहीं होना चाहिए, कितना भी हो सकता है। तो गाइस इसीलिए शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि बाहर का तापमान हम देखते हैं लगभग 15-18 ऐसा रहता है नॉर्मल में, है ना। और इसके बाद देखते हैं गाइस वृषण में क्या क्या होता है। वृषण कोश में नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और यही गाइस प्रजनन के लिए आवश्यक है। अंडाणु से शुक्राणु मिलते हैं, तभी क्या होता है, गर्भधारण होता है, भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है। तो नर युग्मक से शुक्राणु बनते हैं वृषण में, हमने ये देखा। इसके बाद क्या होता है गाइस, वृषण ग्रंथि क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकालती है, उत्पन्न करती है, जो कि शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता है। ठीक है ना, कितने शुक्राणु निकलना चाहिए। देखिए बहुत सारे शुक्राणु इसमें वृषण कोश में बनते रहते हैं। लड़कों में यौवनावस्था में यह परिवर्तन हम देखते हैं, यौवनावस्था में ये सब शुरू हो जाता है। इसके बाद देखेंगे गाइस शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियाँ हमने देखा था, जो कि वृषण से लगी हुई एक नली टाइप की जा रही थी, ठीक है ना, जो कि शुक्राणु को वृषण से कहाँ ले जाती है गाइस, सिसिन तक ले जाती है, बाहर तक ले जाती है, ये शुक्रवाहिनी। इसके बाद हमने देखा था गाइस मूत्र मार्ग था। मूत्र मार्ग को तथा इससे क्या निकलते हैं, मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर किया जाता है मूत्र मार्ग के माध्यम से। इसके बाद गाइस हमने कुछ संबंधित ग्रंथियां देखी थी, जिसमें क्या देखा था गाइस, हमने शुक्राशय देखा था और प्रोटेस्ट ग्रंथि देखी थी। इसमें क्या कर रहे थे ये लोग, अब ये दोनों गाइस, ये दोनों ही क्या कर रही थी, स्राव छोड़ रही थी अपने अपने। और स्राव छोड़ने से क्या हो रहा था, शुक्रवाहिनी जो नली थी तो उसमें छोड़ रही थी शुक्रवाहिनी नली में, और इससे शुक्राणु क्या आसानी से माध्यम से आ जाते थे और वह पोषण प्रदान करती थी इसको, और उसको स्थानांतरण करने में भी सहायक होती थी। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं गाइस मादा जनन अंग। अब मादा के जनन अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने देखा था गाइस, कौन कौन से देखे थे हमने अभी। पुरुष में जनन अंग में हमने 4 चीज़ देखी थी। वृषण देखा था, वृषण के बाद हमने क्या देखा था गाइस, शुक्राणु वाहिकाएं देखी थी हमने। वाहिकाओं के बाद हमने मूत्र मार्ग देखा था और संबंधित ग्रंथियां देखी, 4 चीज़ देखी थी हमने। अब इसमें हम देखेंगे मादा में कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो पुरुष गाइस जो मानव है उसमें वृषण के कैसे गर्भधारण करने के लिए, अपने जैसी संतान बनाने के लिए दोनों का गाइस मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग के मिलने से ही क्या बनता है गाइस, वो गर्भधारण कर पाती हैं और नए व्यक्ति को जन्म दे पाते हैं। तो गाइस हम देखेंगे अंडाशय होता है, इसमें अंडवाहिकाएं होती हैं और गर्भाशय होता है। इनके 3 जनन अंग के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए गाइस ये अंडाशय के बारे में, ये है गाइस मानव महिलाओं की बॉडी, ठीक है ना। यहाँ यहीं पे गाइस इनमें भी ये है गाइस, ये क्या है, जनन अंग है स्त्री का। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये संरचना दिखाई दे रही है, जिस प्रकार उसमें वृषण होते थे, वृषण में क्या बन रहे थे, शुक्राणु बन रहे थे, जो कि शुक्राणु गाइस शुक्राणु और अंडाणु मिलने से ही क्या बनता है, इन दोनों के निषेचन से मिलने से क्या होता है, निषेचन उस प्रक्रिया को कहते हैं। निषेचन से क्या बनता था, भ्रूण बनता था, जिससे बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अंडाणु बन रहे हैं। इनमें गाइस अंडवाहिकाएं जो अंडाशय हैं गाइस वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं।
उसमें भी गाइस वृषण कोश होते थे 2, ठीक है ना। इसके बाद आप देखते हैं इससे लगा हुआ क्या है गाइस, उसमें शुक्रवाहिनियाँ लगी थी, लेकिन इसमें गाइस अंडवाहिकाएं लगी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से अंडाणु निकलता है और यहाँ से अंडाणु निकल करके यहाँ आता है, ठीक है ना। और यहीं पे यदि यह गाइस योनि द्वार है, यहीं से गाइस पुरुष के द्वारा गाइस शुक्राणु को छोड़ा जाता है। तो गाइस यहाँ से कोई शुक्राणु यदि आता है तो वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाके गाइस यहाँ पे अंडाणु से मिलता है, अंडाणु से मिल करके गाइस वो पुनः आकर के यहाँ पे गर्भाशय है। ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गाइस गर्भाशय की संरचना है। यहाँ पे जब गर्भ धारण करने की हर महीने हर महीने गाइस 28 दिन के बाद जब रजोधर्म होता है उसका, तो यदि उसको शुक्राणु मिलता है तो ये स्थिति यहाँ पे ये अनुकूल स्थिति होता है कि गर्भ धारण वहाँ पे वो कर सकती है। ये तैयार होता है शिशु के लिए, पालक के लिए। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको गाइस योनि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? योनि कहते हैं, जहाँ से शुक्राणु आता है। इसको अब गाइस हम अच्छे से आपको क्लियर करते हैं किस प्रकार अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं। सो गाइस इसमें देख सकते हैं ये योनि है गाइस। योनि में क्या हो रहा है, देखिए ये आ रहा है शुक्राणु, क्या आ रहा है, पुरुष का शुक्राणु आ रहा है। ये अंडाशय है, यहाँ से निकलेगा गाइस अंडाणु, अंडाणु निकल के यहाँ आएगा और यहाँ से गया शुक्राणु जाता है और क्या होगा, यहाँ पे निषेचन होगा। समझ में आ गया होगा। और इसके पार्ट भी हमने देख लिए स्त्रियों में जनन अंग के। अब इसको एक बार पढ़े लेते हैं। देखिए मादा युग्मक जो अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। ये शुक्राणु और अंडाणु किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने हैं। इसके हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ये जनन कोशिकाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है, कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जिसमें डीएनए होते हैं, जो कि गाइस यदि मानव का बच्चा है तो अपने पिता के गाइस गुण और आकार का एक दूसरी कोशिका का निर्माण कर देती है और उसके माध्यम से शिशु भी उसी प्रकार गाइस होता है जिस प्रकार उसके माता पिता होते हैं। कुछ डिफरेंस गुण पाए जाते हैं क्योंकि इसके कोशिका के विभाजन, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनी थी गाइस तो उसमें विभाजन हुआ था और विभाजन के तहत ये कोशिकाएं बनी थी अलग अलग, तो इसी के कारण उनमें भी थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है, बल्कि पूरा नहीं होता है। नर का बच्चा गाइस, मानव का बच्चा मानव ही बनता है, ये डीएनए के कारण। तो गाइस हमने जनन कोशिकाएं देख ली और इसमें हमने देखा किस प्रकार गाइस अंडाशय में अंडाणु निकल रहा था और अंडाणु के निकलने से क्या वहाँ पे शुक्राणु गया और मिला और गर्भाशय में आया और वहाँ पे गाइस गर्भ धारण कर लेती है कोई भी महिला। इसके बाद देखते हैं यौवनावस्था में कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। क्या होते हैं गाइस, हम देखते हैं मानव में गाइस जो अंडाशय था उससे बहुत सारे अंडाणु निकलते हैं, लेकिन गाइस यौवनावस्था में ये क्या होने लगते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। वो गर्भ धारण करने की गाइस उसमें क्षमता हो जाती है उन अंडाणुओं को। गाइस आगे देखते हैं, 2 अंडाशय में से हर महीने में किसी न किसी अंडाशय से एक अंड क्या परिपक्व निकाला जाता है, जो कि परिपक्व हो और उससे क्या वो गर्भ धारण गाइस हो सके, ठीक है ना। तो 2 अंडाशय देखे थे हमने, है ना, 2 अंड नलिकाएं देखी थी हमने। तो गैस उसमें क्या हो रहा था, उसी से गैस अंडाणु निकल रहे थे। तो एक महीने में गैस एक अंडाणु एक नलिका से गैस जरूर परिपक्व ही निकलता है जिससे कि गर्भधारण हो सके। इसके बाद देखें आप, अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी निकाले जाते हैं। कौन से हार्मोन्स निकाले जाते हैं, अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकाले जाते हैं। जबकि पुरुष के हमने शुक्रवाहिनियों के पास गैस हमने कौन सा हार्मोन्स, वृषण में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकल रहा था, लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद हमने देखा था अंडवाहिकाएं। अंडवाहिकाएं क्या होती हैं, जो अंडाणु को गैस अंडाशय से बाहर लेकर के आती हैं। जैसे गैस शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं, जो कि पुरुषों में वृषण से शुक्राणु को गैस शिश्न तक पहुंचाती हैं, तो वो शुक्रवाहिकाएं थी। इसी प्रकार अंडाणु को जो पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं उसको हम अंडवाहिकाएं कहते हैं। इसको हमने उसमें डायग्राम में क्लियर कर दिया है। देखिए अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड को गर्भाशय तक ले जाया जाता है, इसी के द्वारा अंड को कोशिका द्वारा गैस शुक्राणु से यहीं पर मिलन होता है। कोशिका का गैस जो अंडाणु
अंडाणु कोशिका। देखिए अंडाणु ये था, ये है गाइस नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं हैं? ये नलिकाएं हैं। और यहीं पे गाइस एक शुक्राणु जाता है, यहीं इन अंड नलिकाओं में गाइस शुक्राणु जाता है और वो मिलता है। तो हमने क्या देखा? अंड नलिकाओं में ही शुक्राणु मिलता है। किससे? अंडाशय से, अंडाणु से मिलता है। तो अंडाशय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी निकलते हैं। इसके बाद हमने देखा गाइस गर्भाशय होता है। गर्भाशय में हमने देखा था यह कैसी रचना होती है? थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ पर शिशु को विकास होता है। यहीं पे गाइस शिशु का विकास होता है, एक गर्भाशय होता है, जिससे कि शिशु का वहाँ पे विकास हो सके। वहाँ पे हमने क्या देखा था गाइस? एक गर्भाशय में ग्रीवा द्वार होता है गाइस, जिसमें योनि का मार्ग खुलता है। सो गाइस आप इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डायग्राम लगाया हुआ है। देखिए ये है गाइस मादा कोशिका, मादा जननांग, और ये है पुरुष जननांग, ठीक है ना। और यहाँ से हमने देखा ये दो हैं गाइस अंडाशय, ये दो अंडाशय हैं। इन दो अंडाशय से क्या निकलते हैं? अंडाणु निकलते हैं। इस प्रकार का गोल गोल रचना पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे वृषण से क्या निकलते हैं गाइस? वृषण से ही शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु की संरचना किस प्रकार होती है? इस प्रकार होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि देखिए इस प्रकार होती है शुक्राणु की संरचना। इस प्रकार संरचना के शुक्राणु होते हैं। और शुक्राणु जाकर के कहाँ जाते हैं गाइस? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होती है? एक होती है गाइस अंडवाहिकाएं होती हैं, जो अंडवाहिकाओं के माध्यम से अंडाणु को शिश्न तक ले जाया जाता है। यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं, जिसके माध्यम से गाइस जैसे कि वो क्या निकालती हैं? हार्मोन्स निकालती हैं। कुछ शुक्राशय होता है शुक्राणु को गाइस, और प्रोटेस्टा। यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से हम देखते हैं ये वाले में अंडाणु निकलता है, और अंडाणु निकल के कहाँ जाता है गाइस? हमने ये देखा था। तो अंडाणु निकल के कहाँ जाता है? अंडवाहिकाओं में जाता है। इन अंडवाहिकाओं में क्या आता है? अंडवाहिकाओं में ही यहाँ से क्या आता है? ये वाला गाइस शुक्राणु कहाँ पे चला जाता है? यहाँ से जाता है, यहाँ से अंडवाहिकाओं में गाइस चला जाता है। अंडवाहिकाओं में कौन रहता है? और शुक्राणु, अंडाणु भी आता है, और दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और दोनों को मिल करके फिर लौट करके वो कहाँ आते हैं? आपको पता है? वो लौट करके वहीं आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय में गाइस मोटी संरचना में बच्चे को जन्म देने वाली, सुरक्षित प्रदान करने वाली गाइस भित्ति होती है। तो वहाँ पे ये स्थापित हो जाते हैं। देखिए ये है अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? युग्म। इसको हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसको युग्मक कहते हैं, इसको युग्मक कहते हैं, ठीक है ना। और इसको गाइस इसमें युग्मनज बन गया, और इसी से क्या होगा? गर्भ धारण हो जाएगा। मतलब पुरुष और महिला के दोनों का अंडाशय, और इस प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को निषेचन प्रक्रिया भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार की रचना पाई जाती है गर्भाशय में। ये गाइस शिशु वहाँ पे दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? शिशु भ्रूण का निर्माण होता है। ये है गर्भ, ये है प्लेसेंटा गाइस, एक प्रकार की भित्ति पाई जाती है। देखिए जब अंड निषेचन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। अंड निषेचन क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना मतलब मादा कोशिका से अंडाणु और पुरुष कोशिका से जो शुक्राणु जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद क्या लिखा है? स्पंजी हो सकता है। गर्भाशय की स्थिति में वृत्ति, सॉरी गाइस यहाँ वृत्ति नहीं है, यहाँ पे ओनली भित्ति है। भित्ति स्पंजी तथा मांसल हो जाती है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। तो गाइस हमने यही देखा था, जो गर्भाशय की भित्ति कैसी हो जाती है? स्पंजी और मांसल हो जाती है, जिससे कि गाइस जो भ्रूण है, ये बच्चा है, जो कि ये बच्चा है गाइस, और इसका गाइस विकास ये सुरक्षित रूप से हो सके, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बाद हमने क्या देखा था गाइस? यहाँ पे है इसका होना गाइस भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। हमने देख लिया। यदि निषेचन नहीं होता तो यह भित्ति टूटकर योनि में मार्ग में गाइस योनि मार्ग से रक्त से बाहर निकल जाती है रजोधर्म के थ्रू। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये गाइस हमने देखा कि ये भित्ति गाइस हर महीना बन जाती है, मोटी बन जाती है। गर्भाशय के लिए गर्भ धारण करने के लिए 13 वर्ष के बाद से गाइस परिपक्व होने लगता है गर्भाशय, और हर महीना ये गर्भ धारण
करने के लिए गाइस तैयार होती है, मोटी हो जाती है भित्ती। अब मोटी हो गई तो गाइस क्या होगा, फिर गाइस जब गर्भधारण नहीं होता है, उसको गाइस लैंगिक संबंध लोग नहीं जोड़ती हैं लड़के और लड़की, तो क्या होता है वहाँ पे शुक्राणु नहीं जाता। शुक्राणु नहीं जाएगा तो फिर गाइस अंडाणु कहाँ जाएगा, जो अंडाशय से अंडाणु निकला है। तो गाइस और ये जो गर्भाशय की जो भित्ती मोटी हो गई है, मांसल हो गई है, इसको गाइस कहाँ जाती है, ये क्या हमारी बॉडी में रही आती है? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ये हमारी बॉडी में नहीं रहती है। रजोधर्म के थ्रू रक्त स्त्राव में योनि के माध्यम से ये कहाँ निकल जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में हम देखते हैं कि हम ये जनन अंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जनन स्वास्थ्य रूप से कब होता है हम ये देखते हैं। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक और मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से स्वास्थ्य होना चाहिए। जो हम देखते हैं जो जनन है, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया है, ये हमें तब होना चाहिए जब हम शारीरिक रूप से भी परिपक्व हों, मानसिक रूप से भी हमें सही लगे कि हाँ सही ठीक है, सही टाइम है। व्यवहारिक लोग से गाइस लोग भी हमें बुरा ना बोलें, उस वाले सामाजिक रूप से भी सही हो, ये गाइस स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। रोगों का संचरण गाइस, ये ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गाइस रोगों का संचरण भी हो जाता है। अब रोगों का संचरण कैसे होता है गाइस, दिखते हैं जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है जहाँ हाथ मिलाना मुश्किल है ना, तो उसमें गाइस एक दूसरे को रोग चले जाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु गाइस एक दूसरे में जाते हैं, महिलाओं के गाइस शुक्राणु जब भेजा जाता है तो उसमें गाइस रोग, बहुत सारे रोग भी होते हैं बहुत लोगों को, तो उसमें रोग भी चले जाते हैं। तो रोगों का संचरण भी हो सकता है इससे। अब देखिए गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकने, गर्भरोधन मतलब होता है गर्भरोधन, गर्भ को रोकने की प्रक्रिया कि गाइस हम किस प्रकार हम चाहते हैं कि हमें अभी प्रेग्नेंट या गाइस बच्चे को जन्म नहीं देना है, तो हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो गाइस गर्भरोधन गाइस ये 3 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से हम रोका जा सकता है। एक होता है यांत्रिक अवरोध, यांत्रिक अवरोध के द्वारा रोक सकते हैं। एक होता है गाइस रासायनिक अवरोध, एक होता है LUCD, एक होता है शल्य चिकित्सा तकनीकी के द्वारा रोका जा सकता है। एक भ्रूण में हत्या कर दी जाती है गाइस, ये तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रचलित था भ्रूण हत्या। ये लोगों को जैसे ही पता चलता है कि हाँ उनके होने वाला बच्चा गाइस लड़की है, तो गाइस वो लोग क्या करते थे, पहले भ्रूण में ही गाइस जब बच्चा जन्म नहीं होता उसी समय उसको मार दिया जाता था, तो भ्रूण हत्या। तो इस प्रकार गाइस गर्भ को रोका जा सकता है। तो गाइस ये गाइस सही उपाय नहीं है भ्रूण हत्या। तो इसके बारे में और आगे से पढ़ते हैं, इसकी एक एक विधि के बारे में अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए शल्य तकनीकी, शल्य तकनीकी क्या होती है, इसमें गाइस नसबंदी कर दी जाती है। ट्यूबेक्टोम जो पुरुषों में किसके द्वारा रोका जा सकता है, नस की बंदी करके। नसबंदी मतलब जहाँ से हम देखते हैं अंडाणु क्या होते हैं, शुक्र वृषण कोष होता है, वृषण कोष के बाद आप देखते हैं शुक्र वाहिकाएं होती हैं, और वहीं पे गाइस यदि उसको बंद कर दिया जाए, शुक्राणु ना निकलें, तो क्या होगा, क्या बच्चा को जन्म दे पाएगा वो पुरुष, नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे शुक्राणु ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोम। ट्यूबेक्टोम क्या होता है, ये महिलाओं में गाइस नसबंदी कर दी जाती है, जहाँ से अंडाशय निकलते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, और यदि गाइस उनको वहाँ पे नसबंदी कर दिया जाए कि वहाँ से क्या हो, वहाँ पे बांध दिया जाए जिससे कि वहाँ से कोई भी अंडाणु ना निकले। इस प्रकार भी गाइस ये होती है गाइस शल्य चिकित्सा, ठीक है ना। ये गाइस बहुत ज़्यादा प्रचलित है, नसबंदी शल्य चिकित्सा के द्वारा रोका जाता है। और इसके बाद यांत्रिक अवरोध भी होते हैं कुछ गाइस, दवा खा करके भी, और रासायनिक अवरोध भी होते हैं, या फिर गाइस LUCD जो हमने देखा, कंडोम वगैरह का यूज़ करके अपने शुक्राणु अंडाणु को मिलने ना दिया जाए, जिससे भी क्या हो सकता है, गर्भ को रोका जा सकता है। आई होप गाइस आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। कैसा लगा गाइस ये लेसन, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस यदि इस प्रकार का आपको और भी वीडियो चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 10th क्लास की हमने साइंस सब्जेक्ट को करवाने का जो वो लिया है गाइस, उसमें हम आज
ये कौन सा लेसन है, 8 लेसन तक पहुंच गए हैं। आपको ये लेसन कैसे मिल लग रहे हैं गाइस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आपने देखा गाइस, हमने ये PDF बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही गाइस मेहनत से तैयार की है और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। कहीं भी गलती रह जाती है गाइस, कहीं भी कमी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना। यदि आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमको पता चल जाता है कि हमें इस तरह की वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।